नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। देश का गौरव हमारा लोकतंत्र, जिसकी मिसाल सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में दी जाती है। सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कहीं है तो वो भारत में है। हालांकि कुछ पार्टियों को ऐसा नहीं लगता है, उनकी राजनीति इस पर भी चलती है और वो देश के लोकतंत्र पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब जब भारत का गौरव एक बार फिर बढ़ने जा रहा है, देश को नई संसद मिलने वाली है, इस रविवार को उसका उद्घाटन होने वाला है, तो पिछले एक हफ्ते से हाय तौबा मची हुई है। विपक्ष कंफ्यूज है इस बात को लेकर कि आखिर वो बहस करे तो किस मुद्दे पर करे, विरोध करे तो किस मुद्दे पर करे। मुद्दे तो नहीं है, हर रोज मुद्दा बदल रहा है। कभी राष्ट्रपति का मुद्दा आता है, कभी इमारत का मुद्दा आता है, कभी औचित्य का मुद्दा आता है, लेकिन सबके बीच में केंद्र बिंदु है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लग रहा है कि उनका विरोध करते करते विपक्ष ये भूल चुका है कि सांसद के नाते, बतौर एक राजनीतिक दल होने के नाते, देश के संविधान का अपमान करना कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन वो लगातार ये किए जा रहा है। इस सब बहस के बीच अब कुछ ऐतिहासिक तथ्य सामने आए हैं, कल रात से लेकर आज तक, और हम जरा आज अपने इस शो में उसी पर बात करेंगे कि किस तरह से 1947 में आखिर जब संसद की नींव रखी गई और जब संसद भवन का उस समय उद्घाटन हुआ तो वो किसने किया था और किस किस ने उसको अटेंड किया था, ये देखकर आप चौंक जाएंगे जब वो तथ्य हम सामने रखेंगे। तब ये विरोध क्यों नहीं हुआ था, इस पर भी सवाल उठाने की कोशिश हम करेंगे। और आज की तारीख में बहुत सारे दल हैं, चाहे वो मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी हो, जेडीएस हो, बीजेडी तो पहले से ही कह चुकी है, तो कई और वाईएसआर की पार्टी हो, तमाम दल इस पूरे मुद्दे पर सरकार के साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम विपक्ष के इस विरोध का सामना जो है वो डटकर करेंगे और ये सब विरोध बेमानी है। वो लोग आएंगे संसद भवन के उद्घाटन में। तो जरा ये जो विरोधाभास है कांग्रेस पार्टी का खास करके, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी ने राज किया है ना देश पर, तो इससे पहले कांग्रेस के शासन में क्या क्या हुआ था और तब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का क्या मजाक उड़ाया गया था, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा नजर डालते हैं उन बयानों पर जिसको लेकर आज इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। भारत की महान परंपरा के प्रति, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना दोस्तों। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से जुड़े दल 19 विपक्षी दलों द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध के फैसले की घोर निंदा करते हैं। जब जब देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य होता है जिससे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता है, तो कांग्रेस केवल विघ्न और बाधाएं करने का काम करती है। ये इनका कल्चर बन चुका है, केवल विरोध के लिए विरोध करना इनके पास कुछ नहीं है। कांग्रेस और उनके साथ जो पार्टियां बहिष्कार कर रही है उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। ये केवल संसद भवन नहीं है, 140 करोड़ जनता की आस्था का ये मंदिर है। पार्लियामेंट की एनेक्स और लाइब्रेरी को आप क्यों मिक्स कर रहे हो पार्लियामेंट के साथ? अरे भाई, आपने पार्लियामेंट बनाया होता तब भी वो भी आप ही ने करना था ना। अगर आपने बनाया होता, एक ने आपने बनाया नहीं, अब कम से कम ज्वाइन इन द सेलिब्रेशन एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट। विपक्ष का जो बहिष्कार का फैसला है वो बिल्कुल सही है, मैं उसकी पूरी तरह उससे सहमत हूँ। अगर बाइकआउट करते हैं तो क्यों बाइकआउट करता है? सरकार कोई भी होती तो उसको ये बनाना ही बनाना था। तो ठीक है, 2024 से पहले बन गई, ये अच्छी बात है।
तृणमूली पहले पार्टी है जो ये बॉयकॉट का सिद्धांत लिया, उसके बाद आस्ते आस्ते सब पार्टी शामिल हुआ। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? हमें मोदी का विरोध करने का हक है। हम मोदी का विरोध करेंगे, करते हैं। विपक्ष को मोदी का विरोध करना चाहिए, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। पार्टी की ओर से कांग्रेस के नेताओं से कहेंगे और विपक्ष के नेताओं से भी कहेंगे कि आप आइए, संसद देश के लोकतंत्र का मुकुट है, इसलिए आप भी इस कार्यक्रम में आइए। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम होगा। ये बयान थोड़ा सा गौर करने वाला है, जो कि जेडीयू के अभी जो अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, वो कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं 2024 में, तो इस नई संसद की बिल्डिंग में, नए संसद भवन में कुछ और काम होगा। ये और काम क्या होगा, ये जरा तलाशने की कोशिश करेंगे कि संसद में सांसद आखिर और क्या काम कर सकते हैं, और क्या अब संसद को, राष्ट्रपति भवन को, प्रधानमंत्री निवास को और तमाम इस तरह के जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके निवास को अब सिर्फ एक पार्टी से जोड़कर ही देखा जाएगा? इस पर भी जरा सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का आपके साथ करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं विनीत गोयनका, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ गए हैं, कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ आनंद दुबे जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गुट के। हमारे साथ विजय उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद सिंह जी भी मौजूद हैं। लेकिन आनंद दुबे जी, ये जो लल्लन सिंह जी आप ही के सहयोगी, क्योंकि अब तो सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, विपक्षी एकजुटता की जो बात हो रही है, ये संसद में कुछ और काम होगा? अगर हमारी सरकार आएगी, नई संसद की बिल्डिंग में कुछ और काम होगा, ये और काम क्या हो सकता है? रीमा जी नमस्कार। देखिए, लल्लन सिंह जी अपनी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो क्या कहते हैं मैं वो नहीं जानता। मैं अपनी पार्टी की बात कहता हूँ। आपने संसद भवन बनाया, बहुत अच्छी बात है, नए युग का नया संसद भवन होना ही चाहिए। लेकिन संसद भवन में जब प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की शपथ जो दिलवाते हैं, उनका नाम होता है आदरणीय महामहिम भारत के राष्ट्रपति। अगर भारत के राष्ट्रपति जी ही वहां नहीं होंगे तो उस संसद भवन का उद्घाटन कैसे हो रहा है? यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। आप संसद भवन के अंदर कोई एक नया कमरा बनवाएं, आप उसका उद्घाटन करें, कोई नहीं बोलेगा। आप कोई एक्सटेंशन करें, उसकी रंगाई पुताई करें, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन पहली बार एक नया संसद भवन ही बन रहा है जिसके उद्घाटन में महामहिम राष्ट्रपति जी नहीं है। ये थोड़ा सा न मैं समझ पा रहा हूं, न देश की जनता समझ पा रही है, न सांसद नेतागण समझ पा रहे हैं। एक दल यदि विरोध करे तो मैं समझ सकता हूं, हो सकता है कि कड़वाहट की राजनीति है। दो दल विरोध करे, तीन दल विरोध, अरे 20 दल यदि आपसे सहमत नहीं है, फिर भी आप अहंकार में डूबे हुए। एक बार आप ये नहीं कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, यदि 20 दल इकट्ठे होके कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को भी उनमें न्योता होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम उनको भी न्योता देते हैं, उनके हाथ से करवाएंगे, हम भी साथ में खड़े रहेंगे। इससे आपका सम्मान, आपकी गरिमा और मजबूत होगी और बढ़ेगी। ठीक है, संसद भवन बने, हम भी उसमें बैठेंगे, आप भी बैठिए, सबका है, उद्देश्य का है। लेकिन राष्ट्रपति जी के नाम पर जिस प्रकार आपने राजनीति की थी कि एक आदिवासी महिला है, पिछड़े वर्ग से आती हैं, हमने इन्हें बनाया है, उस समय आपने उनके सम्मान में कसीदे पढ़े। लेकिन जब धरातल पर सम्मान देने का शुभ अवसर आया, जब ये लगा देश को कि भारत के प्रथम नागरिक के हाथों से, उनके कर कमलों से उद्घाटन होना चाहिए, आपने उन्हें भुला दिया। हम इसकी आपत्ति जता रहे हैं। ठीक है, बाकी कौन दल क्या कहता है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। ये भारत के राष्ट्रपति को सपोर्ट किया था आपने, जिनके बारे में अभी बात कर रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी को। भारत के राष्ट्रपति को शिवसेना ने सपोर्ट किया था। तो मैं वही जानना चाहती हूँ,
कि मैं वही भारत जानना की एक चाहती महिला है, ओके। आदिवासी महिला है, मैं बिल्कुल समझ पिछड़े गई। वर्ग से आती है, ठीक उनके है। समर्थन में किया है। हाँ। उनके पहले प्रतिभाताई पाटिल को भी किया था, उनके बाद प्रणव दादा मुखर्जी को भी किया था। राजनीति हम हमेशा नहीं करते, जब समय आएगा तो चुनाव में कर लेंगे। नैतिकता पर बात करते हैं हम लोग, किसी के पीठ में छुरा नहीं भोगते, जो भोगते होंगे वो जाने। हमने उनको सपोर्ट किया था। आनंद दुबे जी, मैं जरा बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं, आपने कहा कि सभी दल जो हैं वो एक मुद्दे पर सहमत हैं, तो एक मुद्दा तो है जिस पर सभी दल सहमत है, वो है नरेंद्र मोदी का विरोध करना। और नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते आपने जिसको नैतिकता का पाठ अभी पढ़ाने की जो कोशिश की, क्या देश की नैतिकता और सांसदों की और राजनीतिक दलों की नैतिकता संविधान के प्रति है या नहीं है? बिल्कुल। क्या संसद भवन किसी एक पार्टी को लेकर के आप उसको अब अवधारणा देंगे, या फिर कि संसद में हर पार्टी के सांसद जाते हैं? हर पार्टी के सांसद जाते हैं। फिर वो बीजेपी की संसद तो नहीं है ना? नहीं, मैं मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा हूं। किसका कर रहे हैं? मोदी जी भी रहे, उद्घाटन केवल राष्ट्रपति जी करे, मोदी जी उनके बगल में खड़े रहे, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को भी शपथ राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं। तो राष्ट्रपति बड़े हुए कि प्रधानमंत्री बड़े हुए, आप बताइए। नहीं, अब बड़ा कौन हुआ वो तो चलिए ठीक है, आप जो भी बात कह रहे हैं ना, इसको एक अलग तर्क पर ले जा रहे हैं। प्रमोद जी, जल्दी से। आनंद जी, राष्ट्रपति को शपथ तो मुख्य न्यायाधीश भारत के दिलवाते हैं, तो क्या करें? मुख्य न्यायाधीश को बुलाएं, फिर नहीं, उनको भी बुलाइए, उनका भी सम्मान करिए। ये कोई तर्क नहीं है। क्या है? नहीं, ये लोकसभा के कस्टोडियन स्पीकर हैं, नहीं है लोकसभा के कस्टोडियन उसके अध्यक्ष हैं। ये उनका फैसला, लोकसभा सचिवालय का फैसला, भारत सरकार का फैसला जो नहीं है। लोकतंत्र का मंदिर है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबका, देश का है। तो देश में सबको बुलाइए, आपको भी बुलाइए, मुझे भी बुलाइए, रीमा जी को भी बुलाइए, सबको बुलाइए। इसमें आपत्ति क्या है? नहीं, हम लोग तो जाएंगे, उसमें दिक्कत क्या? भारत का, हमारे देश का संसद भवन बना, हम तो जाएंगे। हम लोग भी जब सांसद बनेंगे तो जरूर जाएंगे। आनंद जी, एक लॉजिक जो है ना, जो आपने 20 दलों की बात कही, मुझे वो लॉजिक समझ नहीं आया। 2 दिन से मैं इस पर शो कर रही हूँ, हर रोज एक नया लॉजिक सामने आता है। कभी आता है राष्ट्रपति सामने आए, कभी आता है इमारत बनवाई क्यों, कभी आता है इतने पैसे क्यों खर्च किए, कभी आता है कि कोरोना के समय में ऐसा क्यों हुआ, फिर कभी कुछ, इतने सारे नए मुद्दे आ रहे हैं ना आनंद जी। चलिए विनीत जी, हमारी स्टैंड क्लियर है रीमा जी। राष्ट्रपति अपना संसद भवन बना है, कोई आपत्ति नहीं, देश की धरोहर है, बना है, देश के काम आएगी। सिर्फ उनका उद्घाटन राष्ट्रपति जी के हाथों से होना चाहिए, सिंपल सी बात। इतनी याचना तो देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से हम कर सकते हैं ना, ये तो हमारा अधिकार है। ठीक है, चलिए आपकी याचना पर मैं विनीत जी से जवाब लूंगी। विनीत जी, इतनी छोटी सी याचना है इन 20 पार्टीज की, तो ये छोटी सी याचना आप मान लीजिए, बात खत्म, सब लोग आ जाएंगे। रीमा जी, आपको राम राम। मेरे सभी जो वो पैनलिस्ट है उनको सभी को राम राम, और सभी दर्शकों को भी राम राम। ये ना पारिवारिक सोच, जो हम जिसको सामंतशाही सोच कहते हैं, उसका ये नतीजा है। ये जो फिडल्स है, ये पचा नहीं पा रहे कि हिंदुस्तान प्रगति की ओर जा रहा है, और उसके अलग अलग आयाम। इसी तरह के स्वर हमने तब भी सुने थे जब पुलिस मेमोरियल बना था चाणक्यपुरी में। कि क्या जरूरत है पुलिस मेमोरियल बनाने के लिए, क्यों वेस्ट जगह कर रहे हैं? जब इसी तरह से जब G20 में लोगो बनाया गया था, तो कहा कि उसमें जो लोटस है वो बीजेपी का लोटस है। भाई साहब, भारत का वो आइकन है, अब उसको मानिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक, तो यही लोग थे जिन्होंने कहा कि प्रमाण दीजिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, उसके फोटोग्राफ आप क्यों नहीं दे रहे? कोई पाकिस्तान ने विरोध नहीं किया था, इन्होंने विरोध किया था। जब राष्ट्रीय समर स्थल यानी नेशनल वॉर मेमोरियल का, तो अरे जब पहले से ही इंडिया गेट के ऊपर एक ज्योति जल रही है तो क्यों नहीं बनाया? भाई वो वर्ल्ड वॉर 1 की बनाई हुई थी, ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था, हमारा कोई राष्ट्रीय स्मृति नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जब ना उनके मन के हिसाब से नहीं होता है, तब वो परेशान होते हैं। और इनकी परेशान देखने के बाद में मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है। ये जो फिडल है, ये जो सामंतशाही सोच है, ये जो है इसको हमको कहीं ना कहीं तो एक आईना दिखाना पड़ेगा। उनके पार्टी के सांसदों ने भी उनको आईना दिखाया है, इसीलिए तो उद्धव जी भी पारिवारिक पार्टी है, सोच उनकी पारिवारिक है, उसके बाहर वो देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते। मैं कुछ बातें उनके सामने रखना चाहता हूँ। शायद वो अगर महाराष्ट्र से आएंगे तो उनको पता होगा कि महाराष्ट्र की जो विधानसभा है उसका उद्घाटन 19 अप्रैल 1981 को हुआ था, जो नई विधानसभा है। मैं डेट फिर से बताता हूँ, 19 अप्रैल 1981 को। किसने उद्घाटन किया उसका? इंदिरा जी ने उद्घाटन किया। मनमोहन सिंह जी ने तमिलनाडु के विधानसभा का उद्घाटन किया। इंदिरा जी ने जो है वो पार्लियामेंट्री एनेक्सरी का भी उद्घाटन किया, जहां पे शायद आपका स्टूडियो है। राजीव जी ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। तो ये सब लोग कौन थे? अच्छा, ये लोग, जो लोग राष्ट्रपति जी के बारे में कह रहे हैं, इनके बारे में सोचिए। ये वो लोग हैं जो राष्ट्रपति जी के बारे में अपशब्द भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब आज टीएमसी के आपके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है क्या? मुझे दिख नहीं रहे। हाँ, बैठे हैं विजय उपाध्याय। टीएमसी है जिनके मंत्री ने गाली गलौज तक किया है।
क्या शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब अगर वो भूल गए तो अखिल गिरी जी ने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो शायद विजय उपाध्याय जी उसके ऊपर कुछ खुलासा करेंगे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो कोई दुश्मन नारी के बारे में भी नहीं करता, इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में किया। कांग्रेस के लोगों ने भी अपमान किया उस राष्ट्रपति जी का, यानी अधीर रंजन चौधरी जी हो, फिर डॉक्टर अजय कुमार हो या उदित राज जी हो, उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया है, भगवान ना करे किसी भी महिला के लिए, किसी भी बहन के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो तीन मूर्ति भवन जो प्रधानमंत्री का निवास था उसको निजी प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में थे। उन्होंने तो वहां पे लुटियांस में इनका तो केवल उन्हीं का हक था, उन्होंने घर दे दिया, भाई प्रियंका वाड्रा जी आप जीते या ना जीते, लेकिन आपको एक मिनिस्ट्रियल बंगला हमने दे दिया, दामाद जी को दे दिया। ये फिडल सोच के लोग हैं, ये सामंतशाही सोच के लोग हैं, ये पचा नहीं पा रहे कि हिंदुस्तान में एक नया संसद भवन बनेगा, एक बढ़िया संसद भवन बनेगा जो दुनिया देखेगी। तहसीन पूनावाला जुड़ गए हमारे साथ। मैं जरा, आपने क्योंकि परिवारवाद की बात कही, प्रधानमंत्री ने भी आज सुबह भी इस बात का जिक्र किया, और तहसीन आपके आने से पहले कुछ आंकड़ों पर, तथ्यों पर बात हो रही थी, मैं जरा उन तथ्यों पर आपकी तरफ भी ले आना चाहती हूँ। 1927 में जब ओल्ड, जो इस वक्त का जो संसद भवन जिसको बाद में नाम दिया गया, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जब बनी थी, तो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने उसका उद्घाटन किया था, और उसमें अटेंडीज कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी, कांग्रेस का तमाम जो उस वक्त की लीडरशिप थी वो सब उसमें शामिल थे, स्वराज पार्टी और कई सारी जो इंडिपेंडेंट पार्टीज थी वो सभी उसमें शामिल हुए थे। उस वक्त की अखबार की ये तमाम जो सुर्खियां थी उसमें एक एक नाम लिखा हुआ है कि कौन कौन उसमें शामिल था। जरा ठीक कीजिए, आवाज क्यों नहीं जा रही है? ये सब उस अखबार की सारी मैं क्लिपिंग्स लेकर के आई हूं जो 1927 के अखबारों की हैं। तो तब में और अब में जो बदली हुई कांग्रेस है, विरोध की राजनीति जो चल रही है, उसके पीछे कोई खास वजह है क्या तहसीन, आपको लगती है? सीमा जी थैंक यू, मैं आपके शो में शिरकत कर रहा हूँ। और आपने क्योंकि तुलना 1927 के साथ की जो एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट थी, ये तो मैं एक सरकार नहीं मानता हूँ कि इलेजिटिमेट सरकार है, हालांकि हमारी सरकार है, लेकिन इनके जितने भी जो इनके चाल चरण और इनका चेहरा चाल चरण है, ये बिल्कुल एक ऑटोक्रेटिक सरकार की तरह ही है, डिक्टेटोरियल सरकार की तरह ही है। मैं लेकिन उनसे तुलना नहीं कर रहा हूँ, ये आपने तुलना की, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो मानता हूँ मेरी सरकार है, मेरी ही सरकार है, मेरी प्रधानमंत्री। तो अच्छा लगता अगर हमारे राष्ट्रपति को बुला लेते, क्योंकि सरकार चलती है तो राष्ट्रपति के नाम से। अब विनीत भाई ने सारे उदाहरण दिए, बहुत अच्छे उदाहरण दिए, इंदिरा जी ने ये किया, राजीव जी ने ये किया। मैं तो कहता हूं, आपने कहा था, मोदी जी ने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि मैं एक नए भारत की रचना कर रहा हूं। मोदी जी कह देते नया भारत बिल्कुल पुराने भारत की तरह है, न्यू इंडिया बिल्कुल पुराने भारत की तरह कह देते, फिर देखते मोदी जी को 300 सीटें आती। मोदी जी ने वायदा किया था ना, मैं एक न्यू इंडिया बना रहा हूं, तो राजीव जी, इंदिरा जी ने वादा नहीं किया था। और विनीत जी बात कर रहे थे राष्ट्रपति का अपमान का, महिला है, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक करता हूं। राष्ट्रपति या महिला के लिए कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपत्नी हो अधीर रंजन चौधरी द्वारा जिसका मैंने कहा था गलत हो, या जर्सी काउ सोनिया जी के बारे में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, या दीदी और दीदी जिस तरह से उन्होंने वेस्ट बंगाल में किया, नहीं करना चाहिए। मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूं। हम आते हैं मुद्दे की बात पर। देखिए कांग्रेस ज्यादा मेरी बात सुनती नहीं, प्रमोद जी जानते, कांग्रेस को यह करना चाहिए था। मैं सारे विपक्ष के बारे में बात नहीं करता हूं, मेरी सलाह ये थी और सलाह मैंने उनको दी थी, आप जाइए इसके उद्घाटन में, बिल्कुल जाइए और वहां पर अपना प्रोटेस्ट आप दर्ज कीजिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया है, वो ये प्रेसिडेंट का अपमान है, मैं ये मानता हूं। तो आप जाइए और वहां पे आप लोकतंत्र को अपहोल्ड कीजिए, और प्रधानमंत्री जी को पूछिए वहां पर जाकर या भाजपा से कि क्यों आपने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। तो ऑपोजिशन को जाना चाहिए, खास करके कांग्रेस को, वहां पे प्रधानमंत्री जी और उनसे ये सवाल आप कर सकते थे। दूसरी बात एक नई बिल्डिंग बन रही है, नया पार्लियामेंट बन रहा है, ये बात नहीं, वो एक नई बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में जान, उस लोकतंत्र में जान, उस संविधान की किताब में जान तब आती है जब उसको अपहोल्ड किया जाता है। फार्म लॉस के समय किस तरह से फार्म लॉस को पास किया था, वॉइस वोट के ऊपर, डिवीजन ऑफ वोट नहीं दिया गया था। ये सारी बात हम जानते हैं, किस तरह से विपक्ष को बोलने नहीं देते पार्लियामेंट के अंदर। जो एवरेज टाइम डिबेट का ये 3 मिनट 3.5 मिनट पर आ गया, कितने तो बिना किसी डिबेट के पास होते हैं। और जो एक वजह है उसकी 2014 से लेके, प्रमोद जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, और जो भी बतौर पत्रकार संसद की कार्यवाही को कवर करने के लिए 2014 के बाद से गया है ना, उसने देखा है कि जो एक ट्रेंड बन गया है ना संसद में, जो पहले नहीं था 2014 से पहले, अपनी बात करो हिट एंड रन, अपनी बात करो, सरकार बोल रही है वॉकआउट, अपनी बात बोलो सब सुनेंगे, जैसे ही सरकार की तरफ से कुछ भी रिप्लाई करना शुरू हो वॉकआउट, धरना, वॉकआउट, धरना। 2014 से तो यही चल रहा है। तो इसलिए संसद में बहस का प्रारूप जो चेंज हुआ है वो इस वजह से चेंज हुआ है, जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं।
बहुत अच्छी बात आती है, 1 मिनट और लूंगा, बिल्कुल अपनी अच्छी बात की, हिट और रन, बिल्कुल अच्छी। इसी बात को 27 सितंबर को पार्लियामेंट के बाहर श्रीमती सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा, पार्लियामेंट के बाद सभी मीडिया के बंधुओं को कहा, आपके शायद कलीग्स भी वहां पे होंगे, कि पार्लियामेंट को भंग करना ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा कर्तव्य, लोकतांत्रिक है। इसी बात को अरुण जेटली जी ने अगस्त के अंदर कहा, पार्लियामेंट के बाहर ही कहा कि हम पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। नहीं समझे ना आप तहसीन, आप पॉइंट नहीं समझे, आप पॉइंट नहीं समझे, आप पॉइंट नहीं समझे। पार्लियामेंट में विरोध करना, पार्लियामेंट में विरोध करना लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन सरकार को बोलने ना देना, प्रधानमंत्री को बोलने ना देना, प्रधानमंत्री के सामने शाउट करना, प्रधानमंत्री की स्पीच को ना सुनना और हल्ला मचाना, ये लोकतंत्र में कहां लिखा हुआ है, संविधान में कहां लिखा है, मैं ये जानना चाहती हूं, आप ये बता दीजिए। मेरा कोट आपने पूरा होने नहीं दिया अरुण जी, मैं उनका कोट पढ़कर सुनाता हूँ। मैंने पढ़ा हुआ है तहसीन जी, मैंने पढ़ा हुआ है ये कोट, मैं ये कोट भी पढ़ा हुआ है, अरुण जेटली की बाइट भी ली हुई है और ये सब देखा है, इसलिए प्लीज अभी मत बताइए, प्लीज एक मिनट, दर्शकों को बता रहा हूं, नहीं दर्शकों को भी सब पता है, इस पर लगातार डिबेट होती है, इस पर लगातार डिबेट होती है ना तहसीन पूनावाला जी। मुझे बताने दीजिए, आप अरुण जेटली ने कभी ये नहीं कहा था कि नई संसद भवन का विरोध करें, अरुण जेटली ने कभी ये नहीं कहा था कि नई संसद भवन जब चल बनेगी तो उसके बाद उसको एक पार्टी के साथ जोड़कर देख लिया जाए, ये अरुण जेटली ने कभी नहीं कहा था ना ही सुषमा स्वराज ने कहा था। तो आप कोट वो बताइए जो आज की परिस्थिति में चल रहा हो। निमाजी, हम दो अलग अलग बात करें। अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी का कोट पार्लियामेंट को चलने के लेकर कहा, जिसपे आपका प्रश्न था उस पर मैंने कहा, मैंने पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में नहीं जाने के संदर्भ में नहीं कहा, वहां पे मैं मानता हूं कि ऑपोजिशन को जाना चाहिए और वहां पे प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए कि क्यों राष्ट्रपति ने। एक और चीज कहना चाहता हूं, 2014 के पहले कितने बिल स्टैंडिंग कमेटी पे जाते थे? 64%। आज कितने जाते हैं? महज 17%। क्यों स्टैंडिंग कमेटी में आप बिल्स नहीं भेजते हो? क्योंकि आपको बिना डिस्कशन में दिन में बिल्स पास करें। मैं आपसे दोबारा से एक सवाल से अपनी बात समाप्त करता हूं, छोड़ दीजिए अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा, आप मुझे दूसरा उदाहरण बताए, बिना डिवीजन ऑफ कोर्ट कोई बिल पास हुआ, ये फंडामेंटल राइट है मेंबर का, आप डिवीजन ऑफ कोर्ट नहीं दे रहे हो, बिल ठीक है तहसीन हो गया, बहुत लंबा हो गया, मैं एक बार जरा प्रमोद सिंह को बीच में लेकर आती हूँ। प्रमोद जी, जो तथ्यों का यहाँ प्रदर्शन अभी तहसीन पूनावाला ने किया है, मैं पहले एक रिएक्शन आपसे इस पर चाहती हूँ, फिर मैं उसके बाद जरा विजय जी के पास आऊंगी, हमारे क्योंकि वो जीएसटी का वो रात भूल गए, जब ज्वाइंट सेशन हुआ था तब भी वॉकआउट हुआ, तब तो प्रणब मुखर्जी थे राष्ट्रपति, किसी और पार्टी के नहीं, कांग्रेस पार्टी से थे वो तो, है ना, तब भी राष्ट्रपति थे ना वहां पर, लेकिन तब भी विपक्ष ने एक और बहाना बनाया था जीएसटी का अपोज करते हुए। तो ये एक अलग अलग नए तरीके जो है, थोड़ा सा वो बताइए। रीमा जी, बात ये है कि भारत की संसद नई इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री 28 तारीख को करेंगे। अब मैं कल गुलाम नबी आज़ाद जो पहले संसदीय कार्य मंत्री थे उनका इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि 2026 तक तो कैप लगा हुआ था, जनगणना ने मतलब डिलिमिटेशन नहीं होगा, तो उन्होंने शिवराज पाटिल जो समय स्पीकर थे उन्होंने नए पार्लियामेंट बनाने की बात कही थी, नरसिम्हा राव का भी बहुत समय है, फिर मीरा कुमार ने 2012 में बात उठाई कि नया संसद भवन बनना चाहिए। अब यहाँ पे ये लोग टेक्निकलिटी में आ गए हैं कि ये प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं उद्घाटन, जबकि लोकसभा के कस्टडियन होते हैं लोकसभा के स्पीकर। ओम बिरला जो स्पीकर हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाया है और इसमें न किसी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है न किसी संसदीय कार्य की प्रणाली का उल्लंघन है। दिक्कत, अगर मैं कहता हूं द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, अगर कांग्रेस को या जितनी विपक्षी पार्टी सबको उनका सम्मान था, जब प्रधानमंत्री का नाम आ जाएगा श्रेय मिल जाएगा, संसद जो बनाने का मौका था कांग्रेस दे मिस द बस, उन्होंने उसको सोचा नहीं था। अब कि प्रधानमंत्री का नाम आ जाएगा, उस पर अंकित हो जाएगा कि ये जो नई संसद है, भारत के नए बदलते भारत की जो संसद है, कल को डिलिमिटेशन के बाद जब नए और सांसद बनेंगे तो ये बनेगी, उस पर प्रधानमंत्री मोदी का सिलापट्टे पे नाम आ जाएगा और कांग्रेस जो खानदान का किसी का नाम नहीं आएगा, तो उसके लिए भाई आपको तो प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। ठीक है, मैं जरा एक रिएक्शन विजय जी से ले लेती हूँ। विजय जी, कांग्रेस का दर्द मैं समझ सकती हूँ, जो सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही पार्टी, उसके हाथ से जब सत्ता चली जाती है और उसकी ये हालत हो जाती है तो उसका दर्द समझा जा सकता है। उनको लग रहा था कि 2026 तक जब नई संसद बनेगी तो जो प्रमोद जी जिक्र कर रहे हैं पट्टी पर किसका नाम होगा प्रधानमंत्री के तौर पर, तो वो दर्द समझा जा सकता है। लेकिन आपका दर्द मैं नहीं समझ पा रही। ममता बनर्जी तो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है ही नहीं ना, आपकी पार्टी तो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को देख ही नहीं रही, आप ऐसा कह सकते हैं? ये आपकी सोच हो सकती है। अच्छा है, मतलब दौड़ में 24 दौड़ में है, मतलब
क्या होगा इस समय बताएगा। अरे सर, राहुल गांधी आगे आ चुके हैं ना, वो कह रहे हैं हमें सपोर्ट करो, तो कहाँ है आप लोग? आप तो सपोर्ट कर चुके हैं कांग्रेस को, हाथ भी आगे बढ़ा चुके हैं, फिर कहाँ से बात आ जाती है? चलिए। नहीं, अभी तो लोकतंत्र की परंपराओं की बात हो रही है, खतरे में है, लोकतंत्र का मंदिर की उद्घाटन की बात हो रही है। और आपके भाजपा के विनीत गोयनका जी ने अभी कहा कि एनेक्सी का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया, लेकिन विनीत गोयनका जी उसका शिलान्यास जो है तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी ने किया था एनेक्सी का। और आपने किया पार्लियामेंट की लाइब्रेरी की बात कि राजीव गांधी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया और उद्घाटन जो है के.आर. नारायण जी तत्कालीन राष्ट्रपति ने किया। आप जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसी पे उसको मानिए कम से कम। जब शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया नए संसद का, उस समय रामनाथ कोविंद थे राष्ट्रपति, दलित, चलिए उनको नहीं बुलाया। सर, ये दलित SC/ST क्यों आ जाते हैं बीच में? अभी तो संवैधानिक पदों की बात हो रही है, जब चुनाव लड़वाना होता है तब इन मुद्दों को आप लेकर आए तो समझ में आता है ना, कैंडिडेचर को लेकर। अब तो वो पद पर है, कम से कम ये दलित SC/ST आप हटा दीजिए प्लीज। महामहिम राष्ट्रपति को हमरा तो यही मांग है। विजय उपाध्याय जी की पार्टी ने कोविंद जी का समर्थन किया था? नहीं, समर्थन हम नहीं किए। फिर देखिए, डेमोक्रेसी में इलेक्शन मैं बोलना चाहूँगा, मुझे अभी तक बोलने का। हाँ, एक मिनट। इलेक्शन हमने, लेकिन जब जीत गए, जो मनोनीत जीत गए, जीतने के बाद हम विजय जी, ओके, प्रधानमंत्री जब आपके मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री जब बंगाल में होते थे उनको रिसीव करने तक नहीं जाते। नहीं विजय जी, ये बात हुई थी जब प्रधानमंत्री जब जाते हैं वेस्ट बंगाल में तो मुख्यमंत्री तो आती नहीं उनको मिलने के लिए, रिसीव करने। फिर तब ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात होती है कि एक बार ना एक दो चीजें, एक विरोधाभास नहीं। विजय जी, अपनी बात में अड़े रहिए कि आपको रामनाथ कोविंद जी का आप सम्मान करते हैं क्योंकि राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति बन गए, तब आप उनका सम्मान करते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो आप अगर जाएंगे तो आप वहां पे आएंगे नहीं, और किसी को भेजे भी नहीं। जो प्रोटोकॉल है, भारत का प्रोटोकॉल है, संविधान का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल में आदमी जाता है, लेकिन आप एक महिला, फिर आप ये कहिए। अरे सर, एक मिनट प्रमोद जी, एक सेकेंड। विजय जी, मेरा पॉइंट यही है कि ये मोदी विरोध में हो रहा है ना सब कुछ। ये मोदी विरोध में, नरेंद्र मोदी से चिड़ और नफरत के चलते आप संसद भवन का भी विरोध कर रहे हैं। आपकी बात वही सामने आ रही है ना सर। की रक्षा हो, संविधान को मोदी जी ने ताक पे रख दिया। विनीत गोयन का, प्रधानमंत्री जी ने विनीत गोयन का सिर्फ अपना प्रचार, ओके, अपना प्रचार विनीत गोयन का से जवाब, एक मिनट, विनीत गोयन का जवाब देंगे, फिर मैं तहसीन के पास आऊंगी। मेरे को पैनलिस्ट से एक रिक्वेस्ट है कि कई देर तक मुझे सुनने नहीं दिया था, इसलिए शायद मुझे 2 लाइन सिर्फ बोलनी है। विजय जी, आपकी सभी बातों का मैं जवाब दूंगा, एक बात का आप जवाब दीजिए कि अखिल गिरी जी क्या आप ही के मिनिस्टर हैं क्या टीएमसी के? और उन्होंने जो शब्दों का व्यक्तिगत, एक मिनट हम जवाब देता हूं। मैं बोल दूं सर, विजय जी मैं बीच में नहीं बोलता कभी। मेरे बारे में सभी को पता, मैं कभी बीच में नहीं बोलता। मैंने आपके बीच में कहीं नहीं बोला। देखिए 17-18 मिनट में बीच में नहीं बोला सर। आप मेरे से वरिष्ठ हैं, मैं बचपन से आपको देखते आया हूँ। जब मैं छोटी पैंट पहनता तब से आपको देखते आया हूँ सर। विनीत जी, बचपन से आप उनको देखते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब वो ये क्या काफी मेंटेन है, बचपन से आप उनको देखते हैं। चलिए, उपाध्याय जी खुद अभी नौजवान है। तीनों पार्टी के बारे में एक लाइन बोलना चाहता हूँ और आप मुझे जवाब दीजिए। मेरे मन की कुंठा बता रहा हूँ मैं सिर्फ, है ना। एक अखिल गिरी जी आपके मंत्री हैं, एक महिला के बारे में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं मेरे किसी बहन के बारे में तो छोड़ दीजिए, मैं कभी पाकिस्तान या किसी और ऐसे दुश्मन देश की महिला के बारे में ऐसे शब्दों को सुनना नहीं चाहूंगा। क्या व्यू है ममता जी का उसके ऊपर? एक बात। नंबर 2 बात, कांग्रेस के लोगों से मेरा एक और सवाल है, वो भी मुझे जवाब दें अगर बता सकते हैं तो। वो हमारा तो अपमान करते ही है, उनको अपमान करने की इतनी आदत है कि मनमोहन सिंह जी ने एक ऑर्डिनेंस लाया था और भाई साहब पहुंच गए और पेपर फाड़ कर फेंक दिया। क्या वो संवैधानिक इंसल्ट नहीं, अपमान नहीं है? उन्होंने वो भी अपमान करने लगा। रही बात शिवसेना की, साहब आपके साथ में आपके परिवार के राज ठाकरे जी नहीं, आपके साथ में आपके चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, आपके साथ में आपके एमएलए नहीं। उसका कारण यही है कि
केवल जो बाला साहब ने बनाया उसी के ऊपर आप जीते हैं। नया कुछ बनाना नहीं, नया कुछ करना नहीं, ना कभी चिंता लोगों की, केवल स्वार्थ साधना है। स्वार्थ साधने के लिए अलायंस में होने के बावजूद उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति के कैंडिडेट का विरोध करना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना, छोटी बात करना। तो मेरा आप तीनों से गुजारिश है, टीएमसी के मित्र से भी, शिवसेना के मित्र से भी और कांग्रेस के मित्र से, देश की बहुत बड़ी चीज है ये, प्रेस्टीज की बात है, ये इज्जत की बात है, पूरी दुनिया में जाएगी। पहली बार गुलामी का जो हमारे ऊपर से दाग है वो हटेगा। कॉलोनियल मास्टर्स ने बनाया हुआ था और वो कोई पार्लियामेंट नहीं था साहब, वो असेंबली हॉल था। और जिसको हम पार्लियामेंट्री भाषा में कहते कि दो जो वर्ग होना चाहिए, उसमें लोकसभा की व्यवस्था, राज्यसभा की व्यवस्था कभी नहीं थी। हम बैठते थे वहां पे क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। आज हम सक्षम लोग हैं, बनाया, आपने भी आगे आना चाहिए, आपने सुझाव देना चाहिए था कि ये चीज नहीं लगा, ये भी लगाई जरा, ये भी बढ़ा दीजिए, ये वाले भी फैसिलिटी दीजिए। इस तरह के अगर आपके सुझाव आते तो शायद देश, नागरिक और समाज आपको याद रखता है। एक रिएक्शन समाज आपको देखते समय छोटे का आपका एहसास होगा। सर, आपने दोनों के ऊपर एक सवाल खड़ा किया, फिर से कहिए पार्टी में अपने, और कहिए कि आइए सावरकर जी की जयंती, बड़ा दिन है सर, इतना बड़ा हीरो का दिन है। आप लोगों ने तो नेताजी का भी अपमान किया, उनका जब स्टैचू लगाया गया था इंडिया गेट में तब उनका अपमान किया। सर, अंबेडकर जी के बारे में, अंबेडकर इंटरनेशनल जनपद पे बनाया गया तो कांग्रेसियों ने विरोध किया कि इंदिरा गांधी जी के इसके सामने कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारी विभूति है। अच्छा, ये कौन लोग हैं? मैं रेमा जी आपसे एक परमिशन लेके बताता हूँ, ये वो लोग हैं जो भारत रत्न बांटते फिरते हैं। यानी नेहरू जी ने अपने आप को भारत रत्न बांट दिया, इंदिरा जी ने अपने आप को भारत रत्न बांट दिया, तब इनको लगा था कि सब कुछ सही है। अरे ये लोग कभी ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि प्रधान सेवक, एक सामान्य व्यक्ति जो है वो इतना बड़ा निर्णय ले सकता है। तो मेरा फिर से आपसे कर भर कर प्रार्थना है, छोटापन छोड़े, अपने मन का छोटापन छोड़े, आइए साथ में आए और पूरे विश्व को बताए कि भारत अब बदल चुका है और बहुत ताकतवर बन चुका है। आनंद दुबे जी, आती हूँ आपके पास। एक सवाल आप दोनों से क्योंकि उन्होंने किया है। एक बार पहले तहसीन पूनावाला, उसके बाद में आनंद जी आपके पास आती हूँ। तहसीन। रीमा जी, मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म करूं समझ में नहीं आता, क्योंकि एक बार भी विनीत जी डिस्टर्ब तो हुए नहीं, लेकिन इतनी गलत बात का एक बार भी आपने फैक्ट चेक नहीं किया। हम जब सच कहते थे और रोके जाते, नेहरू जी ने कभी भी अपने आप को भारत रत्न नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया भारत रत्न नेहरू जी को। अब मैं फैक्ट चेक करूंगा, मेरी बाकी चीज चली जाएगी, हम डाइवर्ट करेंगे। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री के लिए झूठ बोलना। राजेंद्र प्रसाद जी क्या कहते जब प्रोटोकॉल तोड़ते नेहरू जी को सक्सेसफुल विजिट के बाद एयरपोर्ट पे रिसीव करने को जाते और वहां पे कहते कि ये भारत का सही बेटा है। जब वो बैंक्वेट में उनको कहते कि भारत रत्न मैंने प्रोटोकॉल तोड़ते उनको दिया है, हालांकि प्राइम मिनिस्टर से रिकमेंडेशन आना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद लिखित में है क्योंकि इन्होंने जो काम किया है भारत के लिए, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेकर जो यूरोप के साथ, बट झूठ बोलना है और उसमें कभी फैक्ट नहीं करना। मैं वो बात पे जाना नहीं चाहता डिबेट, क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस तोड़ा, फाड़ दिया। कब फाड़ा उन्होंने ऑर्डिनेंस? उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सजेशन था ये ऑर्डिनेंस नहीं होता, अगर मैं होता तो फट जाता। वो कैबिनेट ने ड्रॉप किया ऑर्डिनेंस। और क्या आपको ऑर्डिनेंस चाहिए जहां पे कॉन्विक्टेड लोग पार्लियामेंट के अंदर आए? तो उसकी आप बता रहे हैं। हम डिबेट क्या, हम कौन सी बात करते हैं? फाड़ के नहीं फेंका था क्या? फाड़ के नहीं फेंका था क्या तहसीन? अब आप भी मिसगाइड कर रहे हो ना। बिल्कुल, हम सब लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं उस सीन के, जब फाड़ के और ऐसे हवा में उड़ा के फेंक के वो आगे चले गए थे। अजय माकन वहां मौजूद थे, अजय माकन के साथ में ये हुआ था तहसीन। मैं बताता हूँ, पूरा पेपर फाड़ के और हवा में उड़ा के वो चले गए थे। आप कह रहे हो फाड़ा नहीं था, कहाँ हो आप तहसीन पूनावाला? उन्होंने कहा ऑर्डिनेंस को फाड़ना चाहिए, उन्होंने ऑर्डिनेंस को नहीं फाड़ा था। इस चीज के लिए आप जो सजा मुझे दे, उन विजुअल्स के साथ आपको काउंटर करूंगी और आप काउंटर कर ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रत्यक्षदर्शी एक नहीं दो यहाँ बैठे हुए हैं, प्रमोद सिंह और मैं, जो वहां पर मौजूद थे। किस तरह से फाड़ के हवा में उड़ाया गया था पूरा पेपर? कागज था, सादा सोच है और सोच का ये नतीजा। ऑर्डिनेंस ड्रॉप करने का फैसला, लाने का फैसला कैबिनेट का था, ड्रॉप करने का फैसला कैबिनेट का था। और आपको याद है राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस साइन नहीं कर रहे थे। ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति के पास कपिल सिब्बल ले जाने वाले थे, साइन नहीं कर रहे थे राष्ट्रपति। इसमें भी दिक्कत थी। नहीं तहसीन देखिए, उसमें था ना अजय माकन के साथ राहुल जी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये किसी को पता नहीं था, क्यों बताया गया था शॉर्ट नोटिस में कि आने वाले हैं। फिर उन्होंने उसका विरोध करके फाड़ा और कैबिनेट जो पास किया वो उसने वापस ले लिया। ये विरोध राहुल गांधी ने फाड़ दिया। आप कह रहे हैं कि वो मिसगाइड कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि कौन मिसगाइड कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। विनीत जी जल्दी से एक लाइन में, फिर मैं आनंद जी के पास जा रही हूँ। तहसीन भाई, इसको फ्यूडल सोच बोलते हैं, सामंतशाही सोच, कि ना तो प्रधानमंत्री का समय पे सम्मान रखना और उस घटना को भी जो है वो मना करना कि वो घटना नहीं हुई थी। आनंद दुबे जी, नहीं विनीत जी एक मिनट रुकिए। आनंद जी, वीर सावरकर की जयंती भी है ना उस दिन, जिस दिन को चुना गया है। आप लोगों को तो बड़ा दिल दिखा करके सावरकर जी के सम्मान के साथ ही वहां पर आ जाना चाहिए था। ये भी आप लोग नहीं कर रहे हो।
क्या उसका भी विरोध है? कांग्रेस तो उसका भी विरोध कर रही है, तो क्या आप कांग्रेस के साथ उस मुद्दे पर भी है रीमा जी कि वीर सावरकर की जयंती पर ये सब क्यों हो रहा है? चलिए डिबेट को सकारात्मक दिशा की ओर ले चलते हैं। बड़े हृदय से एक बात कहता हूं, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। गोयनका जी बैठे हैं, बड़े अदब और आदर के साथ कहता हूं कि आपने 28 तारीख को उद्घाटन रखा है, वीर सावरकर जी के जन्म तिथि के दिन पर रखा है, स्वागत योग्य है। 30 साल हमारे साथ रहे हैं, फिर भी आप हमें परिवारवादी कहते हैं, हम पर कटाक्ष कहते हैं। चलिए सब भूल जाते हैं, सब पी जाते हैं। आप माननीय राष्ट्रपति जी को न बुलाने का एक कारण डीडी के माध्यम से देश की जनता को समझा दीजिए। हम नतमस्तक होकर उस स्वागत में आएंगे, उस उद्घाटन में आएंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, सारी वैचारिक लड़ाई पीछे छोड़ जाएंगे। एक कोई कारण जिसे आप समझा सके कि माननीय राष्ट्रपति जी को हम क्यों नहीं बुला पा रहे हैं, विनीत गोयनका, क्यों उनके हाथों से उद्घाटन नहीं कर रहे हैं? गोयनका जी जल्दी से बता दीजिए। ओके, बड़े अदब से हम आपके साथ खड़े रहे। ठीक है, बता दीजिए, फिर उनकी तरफ से 45 मिनट तक यही चर्चा हुई कि ये प्रधान सेवक का अधिकार होता है, वो कर रहे हैं। अब दूसरी रही बात कि आप आ जाएंगे, तो साहब आप 28 तारीख को जो आपके दादर में सावरकर स्मारक है, आपके घर से केवल 12 किलोमीटर पे, वहां तो चले जाइए। आप एमबीए के आपके जो पार्टनर उसके साथ वहां पे भी नहीं जा सकते। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, एक दूसरी बात, अब एक दूसरी बात, हिम्मत रखिए पूरी बात सुनने का, हिम्मत रखिए। मुझे जवाब देना रीमा जी, मुझे काउंटर का जवाब देना, 1 सेकंड नहीं देना, लेकिन बिल्कुल देना आनंद जी, बिल्कुल देना। अरे आप सेना भवन से केवल 600 मीटर दूर पर जो सावरकर स्मारक है वहां नहीं जा पाए आज तक। मैं मुंबई से आता हूं आनंद जी, मुझे पता नहीं आप कहां से आते हैं। विनीत जी दुखती रथ पे क्यों हाथ रख रहे हैं आप? वहां नहीं जा पाए, हम नतमस्तक होके आएंगे। जरा पहले उद्धव जी से बात करिए, वो घर से नहीं निकलते हैं उस दिन 28 तारीख के दिन। रीमा जी पहले गोयनका जी की जानकारी। मैं शिवसेना पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मुंबई से ही आता हूँ मेरे भाई। हो सकता है कि गूगल की और यूट्यूब की दुनिया में एक दूसरे को न जानते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मुंबई से वीर सावरकर, वीर साहेब तुम्ही बोलले मी मध्ये काही बोललो नाही। हे डिबेट आपण मराठीमध्ये घेऊ का गोयनका जी? ते पण मला पण चालेल। हाँ, तुम्ही मराठी है, तुम्ही पुणे से है। सुनिए 1 मिनट गोयनका जी, एक बात और मुझे बता दीजिए। वीर सावरकर जी के सम्मान पर आपने अभी बात कही, बहुत अच्छा लगा कि आपने वीर सावरकर जी के सम्मान में बात की। आप भारत रत्न देने में ऐसा कर लीजिए, मातोश्री के बाहर फोटो रख के माला पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए भी आपने पूर्ण बहुमत लगाया हुआ है, सब कुछ ठीक है, आप उनको भारत रत्न क्यों नहीं देते? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या कारण? कोई प्रॉब्लम है? विपक्ष आपको रोकता है? किसको? विपक्ष का कोई नेता रोकता है? किसको भारत रत्न? वीर सावरकर जी को अच्छा भारत रत्न क्यों नहीं दे रहे हैं? संसद से बात आपकी पार्टी क्यों बार-बार पीछे हटती है? कोई तो एक कारण बताइए महानुभाव, चलिए बताइए। मैं जवाब दे सकता हूँ जी, बिल्कुल दीजिए। 28 तारीख को आप अपने पार्टनर्स के साथ में, वहां पे आपके कौन पार्टनर थे? आपके शरद पवार जी थे, कांग्रेस के लोग थे, उनके साथ में जाके माल्यार्पण कर दीजिए सर। उसके बाद में जिस मुंह से आप बोलना चाहेंगे उससे कहिए, तब तक आपको कोई अधिकार नहीं है ये सब बातें करने का। एक नंबर 2 बात, जरा तथ्यों को जरा जानने की कोशिश करिए सर। नया ये परिसर है, दुनिया देख रही है, मुझे लगता है कि आपके अंदर सद्भावना और सुमति आएगी कि ये भारत का एक बहुत ही अच्छा समय आया हुआ है। आइए आके वहां पे हमारा भी सम्मान होगा, आपका भी सम्मान होगा और देश का भी सम्मान होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप लेके आते हैं आपके कॉलोनियल माइंडसेट से, आपके फेडरल माइंडसेट से, ये छोटी बात है? राष्ट्रपति जी को बुलाना छोटी बात है? हाँ ठीक है, मैं छोटी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं छोटी बात कर रहा हूं, अपने देश के राष्ट्रपति के सम्मान में कुछ यात्रा कर रहा हूं। पहुंच गए आनंद जी? क्या हुआ ये? एक मिनट मुझे एक फैक्ट चेक करना है। राष्ट्रपति जी को बुलाना हम छोटी बात? अरे सर, ये छोटी हरकत जो है वो आज किसने बोला था बताइए? आज सुबह से विपक्ष के तमाम लोग बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बहुत छोटी हरकत कर रही है, सरकार बहुत छोटी हरकत कर रही है। तो ये छोटी हरकत क्या है? मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्या छोटी हरकत है? इन लोगों के बात समझ में नहीं आती कि लोकसभा के स्पीकर का फंक्शन है। सिंपल सा कार्यक्रम बोल रहा हूँ कि माननीय राष्ट्रपति जी को उस कार्यक्रम में बुलाइए। आपकी बात आपके एमएलए और एमपी नहीं मानते, करवाइए। आप चाहते हैं कि आपकी बात समाज नहीं मानते, हम नहीं समझ पा रहे किसे भ्रमित कर रहे हैं आप? देश की 40 करोड़ जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। ओके, मैं तहसीन ठीक है, तहसीन एक चीज मैं सिर्फ एक इसके ऊपर ना थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहती थी। ये मणिपुर
मुझे नहीं में जो मणिपुर विधानसभा, उसके आगे जो ये पटल लगा हुआ है ना, मणिपुर विधानसभा का जब इनॉग्रेशन हुआ, फोटो में दिख रही होंगी सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री थे तब ये हुआ था। मणिपुर विधानसभा का इनॉग्रेशन जब हुआ, वहां पे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, समझ में आता है, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी चेयरपर्सन यूपीए, इन दोनों का नाम यहाँ पे अंकित है। इसमें ना राज्यपाल का नाम है, ना ही कोई और संवैधानिक पदों पर जिसकी अभी दुहाई दी जा रही उसका नाम है। तो क्या इस मुद्दे पर थोड़ा सा प्रकाश डालेगा कि क्या हुआ था? बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आपने मणिपुर की बात की। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हाँ, देश सेलिब्रेट कर रहे हैं। मणिपुर में आज बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए, हमारी भारतीय, हम उनके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर आपके माध्यम से कुछ हो जाए और सरकार अगर सेलिब्रेशन छोड़ते हैं, भारतीय जो वहां पर मर रहे उनके बारे में देखिए। बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। मणिपुर असेंबली के लिए आप इसे फैक्ट चेक करना, राष्ट्रपति को इन्विटेशन गया था, राष्ट्रपति नहीं आ सके, फिर प्राइम मिनिस्टर और चेयरपर्सन। मैं वो कह ही नहीं रही तहसीन, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ श्रीमती सोनिया गांधी का नाम उस पर क्यों है? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ श्रीमती सोनिया गांधी का नाम इसलिए उस पर, क्योंकि नॉट ओनली वो यूपीए की चेयरपर्सन थी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी और वो डिग्निटरी थी, गेस्ट ऑफ ऑनर थी, लेकिन राष्ट्रपति को इन्विटेशन दिया गया था। लेकिन आपके शो पे एक चीज कही, जो फिडल सोच है ना, ऐसे नहीं विनीत जी, आप विनीत जी ऐसे नहीं, आपने विनीत जी कहा कि ये प्रधानमंत्री का हाथ है, नहीं सर, देश और सरकार चलती है राष्ट्रपति के नाम पे। जो आनंद जी कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, राष्ट्रपति के नाम कहते हैं, राष्ट्रपति ने। अच्छा, नहीं, ये मुद्दा क्लियर नहीं हुआ। मैं आप सबको रोकूंगी। सभी खास मेहमान, मेरे पास वक्त की बात है, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें इस वक्त सीधे चलना होगा, गृह मंत्री अमित शाह एक संबोधन कर रहे हैं और हमें सीधे असम चलना होगा, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का ये संबोधन चल रहा है। अभी अभी हमारा विश्व प्रसिद्ध बिहू जब शुरू हुआ, तब प्रधानमंत्री यहाँ आए और आसाम ने युवाओं ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर बिहू को विश्व प्रसिद्ध करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और आसाम सरकार ने पूरे आसाम को पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी देशों की मेडिकल कैपिटल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। असम की राजकोषीय स्थिति भी सुधरी है। 21-22 में जीएसडीपी 4 लाख करोड़ था और 23-24 में 5.50 लाख करोड़ जीएसडीपी बढ़ा है। उद्योग बढ़ रहे हैं, औद्योगिक नीति के तहत इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अरुणोदय स्कीम असम का भविष्य बढ़ाने वाली है। कृषि का विकास हो रहा है, डेयरी का विकास हो रहा है, 3000 तालाबों का विकास हो रहा है और आसाम को अगले 5 साल में हम बाढ़ मुक्त बनाने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ा काम आज हुआ है, लगभग 85,000 युवाओं को 2 साल के अंदर पारदर्शिता के साथ एक भी पैसा खर्च करे बगैर सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की आसाम सरकार और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किया है। मित्रों, मैं आज के कार्यक्रम में हेमंत जी, उनकी पूरी कैबिनेट और हमारे सभी साथी दलों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आसाम को परिवर्तित करने का, आसाम में परिवर्तन करने का मोदी जी का स्वप्न आपने जमीन पर उतारा है। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो 44,000 साथी अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, अमृतकाल के अंदर आसाम की सेवा करने का आपको ईश्वर ने जो मौका दिया है, इसलिए आपको और आपके परिवार को मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।
तो गृह मंत्री अमित शाह को आप अभी सीधे सुन रहे थे गुवाहाटी में, जहां पर कि उन्होंने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और उस दौरान उन्होंने लगातार जो सरकार काम कर रही है उन सब के बारे में एक ब्यौरा भी दिया। चलिए आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।